गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे रिलेटिविस्टिक मास की, है ना। जब हम बहुत तेज स्पीड से, यानी कि स्पीड होती थी हमारी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तब अगर हम मूव करते तो हमारा मास चेंज हो जाता। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा था कि मास वेरिएबल नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि भाई अर्थ पे जितना मास है हमारा, अगर हम 10 किलो के अर्थ पे हैं तो हम मून पर भी कितने के होंगे, 10 किलो के होंगे, है ना। हमारा मास चेंज नहीं होगा, हमारा वेट चेंज हो जाता है। देखिए एक चीज बताते हैं आपको, मास और वेट में क्या है। मास का मतलब क्या होता है, m, और वेट का मतलब होता है mg, है ना। तो हमारा मास चेंज नहीं होता। मान लो हम 10 किलो के हैं यहाँ पर अर्थ पर, तो हम मून पर भी कितने रहेंगे, 10 किलो के रहेंगे, पर चेंज क्या होगा, वेट। अब यहाँ पर हमारा 10 किलो है और g होता है यानी 10, तो यानी हमारा हो गया 100 न्यूटन। इतना हम वेट लगाते हैं, इतना वेट कहाँ लगाते हैं हम, अर्थ पर अगर हम यही बात करें मून की तो ये हो जाता है 10/6, यानी अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना होता है, 1/6 होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100/6 न्यूटन। ये यानी हम लोगों का वेट तो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग प्लैनेट्स पे, अलग अलग जगह पर हमारा मास चेंज नहीं होता। ये हम लोग समझते थे अब तक, लेकिन तब हम मूव थोड़ी कर रहे थे। अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर हम वेलोसिटी v से मूव करने लगे, और जो कि कंपेरेबल किसके है, स्पीड ऑफ लाइट c के, तब हमारा मास भी क्या होता है, वेरिएबल होता है, मास चेंज हो जाता है। ठीक है। और इसके लिए हम लोग एक डेरिवेशन कर चुके थे। डेरिवेशन इसलिए बताया था क्योंकि आपको फार्मूला याद रहे, और कुछ फार्मूला इस तरीके से आया था, है ना। m = m0/v²√1 - v²/c², जहां पर v क्या चीज थी, स्पीड थी, हमारी स्पीड थी, है ना। और m0 क्या चीज था, रेस्ट मास। जैसे अभी हम लोग अर्थ पे रेस्ट में है, तो जो रेस्ट मास है अभी हमारा रेस्ट मास है। अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर जैसे हम कहें कि अभी हम अर्थ पर कितने के हैं, 10 किलो के हैं, अच्छी बात है। तो ये 10 किलो क्या दे रखा है, m0 दे रखा है। ठीक। हम आपसे कह रहे हैं कि अगर हम इस स्पीड से मूव करें, इस स्पीड से मूव करने लगे, तब हमारा मास कितना हो जाएगा। तो अगर ये स्पीड बहुत कम होती तब कोई बात नहीं, मास जो था वही रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा। पर अब मास कंजर्व नहीं होता है, अब हमें ये चीज नहीं समझनी है ना। मास जो है हमारा बदल सकता है, वेरिएबल क्वांटिटी हो गई है भैया। m जो है m0 की जगह हम रखेंगे 10, 1 - v² मीन्स 4 × 10⁻16, और c² मीन्स 9 × 10⁻16। ठीक है ना, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारी कुछ वैल्यूज इस तरीके से आएंगी, 5/9, या कह सकते हैं 30/√5। ये मास होगा हमारा, ये मास होगा, है ना। यानी मास चेंज हो गया हमारा। तो इस फार्मूले को किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। ये आइंस्टीन की मास एनर्जी, अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मास एनर्जी रिलेशन, है ना। तो ये फार्मूला कहां से आया निकल के, वेरिएबल क्वांटिटीज से। और ये किसका कॉन्सिक्वेंस है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन ने दी वो ना होती तो ये सारी चीजें वैलिड ना होती। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारा रहेगा कि भाई मास बदल रहा है तो एनर्जी पे क्या इफेक्ट रहेगा। अभी क्या होता है जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं कि भाई एनर्जी क्या है, बताइए। एनर्जी, अगर आप कहीं पर मान लीजिए अपना ये आपका फ्लोर है और इससे h हाइट पर है, कितनी हाइट पर है, h हाइट पर, तो इस पे आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। ठीक। अगर ये हम कह रहे होते कि ये पार्टिकल मूव कर रहा होता v वेलोसिटी से, तो इसकी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में एनर्जी कितनी होती, 12mv²। ये क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक। और ये पार्टिकल यहाँ पर रेस्ट में था तो इतनी थी, मूव कर रहा था इतनी। अगर रेस्ट हाइट पर होते हुए भी मूव कर रहा होता तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाती, 12mv² + mgh, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी निकल आती है हमारी। ये तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस था। पर जब हम बहुत तेज स्पीड से मूव करेंगे तब हमारी एनर्जी इतनी नहीं आएगी। ये m और v और इस तरीके से, क्योंकि हमारा मास वेरिएबल है। ठीक। और वहां पे ग्रेविटी नहीं है। स्पेस की अगर बात करें, हम स्पेस में मूव कर रहे हैं तो वहां ग्रेविटी g कितना है, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो वहां पर एक नया टर्म आता है जो कि आइंस्टीन ने इंट्रोड्यूस कराया था, जिसको हम कहते हैं रेस्ट मास एनर्जी। क्या कहते हैं भैया, रेस्ट मास एनर्जी। और वो होती है m0c²। क्या होती है, m0c², और इट इज कॉल्ड एज रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है। जब हम रेस्ट में हैं तो अभी हमारे जो अर्थ पर जो ऑब्जर्वेशन होता है उसमें हमारी रेस्ट मास एनर्जी mgh, यानी स्पेसिफिक पोजीशन, स्पेसिफिक कंडीशंस पर स्पेसिफिक पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और ये काइनेटिक एनर्जी। पर यहाँ पर ऐसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ये रेस्ट मास एनर्जी होती है। मान लीजिए हम अर्थ और सन के बीच में जो हमारा वैक्यूम है वहां पर है,
तो और रेस्ट में है, इसमें मूव कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे हैं, है ना। हम पे कोई फोर्स नहीं लगेगा उस समय, फोर्स कितना होगा हम पे, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तब हमारे पास क्या एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी होगी कितनी, ई नॉट इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, रेस्ट मास एनर्जी इसको कहते हैं। ठीक, तो इसी के आगे हम लोगों को पढ़ना होगा क्या चीज, एनर्जी और मास का रिलेशन, इसी को कहते हैं रिलेटिविस्टिक एनर्जी। इसको देखेंगे। एक बात और आप लोग बता दें, 2-4 मिनट 10 मिनट लगेंगे डेरिवेशन देखने में। डेरिवेशन से क्या होता है कि आपको रटना नहीं है, आपको थोड़ी डेरिवेशन आएगा, आपको तो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस करने, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां से आई है ना। अगर डायरेक्ट हम फार्मूला लिख देंगे तो आप याद करके लिखेंगे, रटेंगे उस चीज को, तो समझ में नहीं आएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपका जो एग्जाम है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ना। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे और आप हेडिंग डालेंगे रिलेटिविस्टिक एनर्जी, एनर्जी, और इसको एक और नाम पे जानते हैं हम लोग, मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है ना भैया, मास एनर्जी रिलेशन। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की। ठीक, अब देखिए हमने क्या करा, हमने मान लिया कोई पार्टिकल है हमारे पास, हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है, न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है, और हम लोग जानते हैं क्या चीज कि न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स, ये चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, ये होता है। यही तो था सेकंड लॉ न्यूटन का। जहां पर पी क्या चीज है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, और dt क्या है, टाइम इंटरवल, मतलब किस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है, यही एक्सटर्नल फोर्स को बताता था। और इसी से F इक्वल टू एम निकल के आया है। आज का डेरिवेशन इसके आगे का पार्ट F इक्वल टू एम होता है। तो अब हमने मान लिया, लेट कर लिया कि हमारे पास कोई पार्टिकल है, ठीक, जिसका मास कितना है m, यहां पर लिख लेते हैं, लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m, m मास का पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है, मूविंग विथ वेलोसिटी v कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कंपेरेबल उसकी वेलोसिटी है, मूव कर रहा है। तो मेरी बात बताइएगा, मूव क्यों करेगा कोई पार्टिकल, मूव क्यों करेगा स्पेस में, उसमें फोर्स लग रहा होगा, उसमें फोर्स लगा होगा, तभी तो वो पार्टिकल मूव करेगा अपनी इस जगह से। और उसके जब फोर्स लगा होगा तो मोमेंटम में चेंज भी आया होगा ना। और ये जो फोर्स जब लगा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी वर्क डन भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, है ना, वर्क डन भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो इन्हीं सब टर्म को हम लोग देखते हुए एनर्जी निकालनी है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे कि हमारे पास एक पार्टिकल m मास का है और b वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आपको ध्यान होगा कि पार्टिकल जब m मास का है, ठीक, तो इसकी रेस्ट मास एनर्जी m नॉट होगी, ठीक। और क्योंकि m जो होगा वो वेरिएबल है, हमारा m के लिए फार्मूला पास ये है। अगर हम इस तरीके लिखें, लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m, तो ये m की बात कर रहे हैं, इसका रेस्ट मास कितना है m नॉट, तो यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकल हैज रेस्ट मास m नॉट, पार्टिकल हैज रेस्ट मास m नॉट। हमें पता है कि हमारा मास चेंज होने वाला है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि v वेलोसिटी क्या है, c के कंपेरेबल है। तो अब हमें देखना है आगे क्या करना। देखिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि फोर्स exerted on the particle। अगर फोर्स हम निकालना चाहें तो बताइए फोर्स की इक्वेशन क्या आएगी, फोर्स की इक्वेशन क्या आएगी, फोर्स क्या होता है dp अपॉन dt, और dp क्या चीज है बताइए भाई, मोमेंटम था mv, सिंपल सी बात है, mv मास इनटू वेलोसिटी हमारा मोमेंटम होता है, ठीक। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं कि ड्यू टू दिस फोर्स पार्टिकल डिस्प्लेस एट डिस्टेंस dr, dr डिस्टेंस पे डिस्प्लेस हो जाता है पार्टिकल, तब वर्क डन कितना होता है भैया, W ऐसे होता है हमारा F इंटू एस, यानी डॉट प्रोडक्ट, है ना, दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर, यानी वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, और वर्क स्केलर मींस एनर्जी स्केलर होती है। तो Fs cos थीटा, ठीक है ना, Fs cos थीटा, और थीटा कितना होना चाहिए, थीटा, अगर हम इसको हम डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर dr लिख रहे हैं, फोर्स हमारा F है, तो हम इसको इस क्वांटिटी को ऐसे लिख सकते हैं
एफ डॉट डी आर। बोलिए अगर इसमें लिखे कॉस थीटा कितना होना चाहिए हमारा 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो हमारा फोर्स वर्क कितना आ जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा एफ डी आर। पर डी आर मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी क्या होगा, बहुत छोटा सा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है ना। वर्क डन भी क्या होगा, इतना होगा। ये वर्क डन हो गया, ठीक है। हम लोग एक बात और अभी यहाँ पर जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द पार्टिकल। किसी पार्टिकल के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो जो वर्क डन आ रहा है ये असल में है क्या चीज, ये हमें क्या चीज मिल गई है, यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। DE यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ही तो क्या होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। और वर्क डन हमारा dr डिस्प्लेसमेंट के लिए इतना है, तो यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, यानी DE मिल जाएगा हमें F डॉट dr, इतना मिल जाएगा। यहाँ तक बात कोई डाउट हो बताइए हमें, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। छोटा सा डेरिवेशन है, इसको समझेंगे और एक फार्मूला निकल के आएगा, उसको हमें याद रखना, उस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक। तो इसको रफ कर रहे हैं हम आगे के लिए। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, अब इस इक्वेशन को लेके हम सॉल्व करेंगे आगे। इस सबको हटा देते हैं अभी ताकि जगह हो जाए हमारे पास, ठीक। हमारे पास इक्वेशन क्या है भैया, DE के F डॉट डी आर, पर F हमें पता है क्या होता है, dP अपॉन dt। यहाँ P को अगर MB अभी हमने लिखा था MB dr। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को, बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इस dt को इसके नीचे लिख दें तो कोई बुराई, ये मैथमेटिकल टर्म है थोड़ा भैया, इस dt को यहाँ पर लिख दिया हमने, ठीक। आप लोग जानते हैं dr अपॉन dt है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या कहेंगे चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है, यानी dr अपॉन dt क्या होता है v, और ये dmv है, फिर लिखा रहने देंगे, ठीक है ना। ये DE यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, इतना आ गया। इसको इक्वेशन क्या लिखेंगे 1, ठीक। स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, इतना आ गया। हम चाहते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने, जरा टोटल काइनेटिक एनर्जी तो कैसे आएगी, ई के भाई हम इंटीग्रेट तो करते हैं एनर्जी के लिए। इंटीग्रेशन क्या होता है, लगातार जोड़ना, कॉन्टिन्यूसली। जब कोई कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास, कॉन्टिन्यूशन क्वांटिटी होती है, तो हम उसको कैसे जोड़ते हैं, इंटीग्रेशन करके जोड़ते हैं। इंटीग्रेट कर दिया इसको, इंटीग्रेट करने के बाद इसकी वैल्यू रख दीजिए आप VDMV। अब यहाँ भैया बहुत ध्यान, अच्छा हम ये मास डिफरेंशिएशन के बाहर क्यों नहीं ला रहे हैं, बता सकते हैं आप, क्योंकि मास हमारा वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है अभी। अब ये कांस्टेंट टर्म नहीं जो हम बाहर ले आए, कांस्टेंट नहीं है मास यहाँ, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा आगे चल के, तो वही चीज समझनी है। आप लोगों ने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम बता दे रहे हैं कि ये टर्म अलग है, इस टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिएगा ये टर्म है फर्स्ट एंड दिस टर्म इज नोन एज सेकंड। ये पूरा टर्म सेकंड है, ये फर्स्ट है। तो डिफरेंशिएशन करने का क्या तरीका होता है, जब दो टर्म आ जाते हैं तो क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, देखिए पहले को वैसे ही लिखते हैं, ठीक। अच्छा हम ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से कहाँ तक डिफरेंशिएट करते हैं, इसमें लिमिट भी लगानी पड़ेगी। कैसे, लिमिट का मतलब होता है कि लोअर लिमिट और हायर लिमिट कहाँ से स्टार्ट हुए थे कहाँ तक गए। तो जब हमने पार्टिकल हमारा रेस्ट में था तो हमारी स्पीड कितनी थी, 0 थी, तो हमारी यानी स्पीड 0 थी, ठीक। और कहाँ तक गए हम, जब तक उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, b हो गई, b वेलोसिटी से ऊपर लगा b हो गई, ठीक। तो ये इसकी लिमिट हो गई, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब ये लिमिट लगाने के बाद बताइए हमें, फर्स्ट टर्म को वैसे रखते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इस वाले टर्म का। तो जब d का यानी डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब क्या कहते हैं 10 रुपए आपको दे 10 रुपए ले तो आपके पास कितने बचे, कुछ नहीं बचा। तो वही ये चीज है, इसको इस तरीके से लिख के दिखाते हैं, इस तरीके से DMV। ये इंटीग्रेशन किया, पहले को वैसे लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, और इस पूरे पर लगाते हैं लिमिट 0 से v तक। इतनी बात क्लियर, पहले को वैसे लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, सॉरी पहले को ऐसे लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर लगा दी पूरे पे लिमिट माइनस का। फिर क्या करते हैं, पहले को क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन, और सेकंड का फिर से क्या करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, और लिमिट यहाँ पर लगेगी हम, ठीक। ये फार्मूला होता है हमारा क्या, कि पहले को वैसे छोड़ा, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन और पूरे का लिमिट लगा दी, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन
इंटीग्रेशन लगाने का पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का फिर इंटीग्रेशन, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन होता है फिर इसका इंटीग्रेशन होता है इस वाले में। अब इसके बाद क्या बन जाएगा आपके पास बताइए, ई के कितना आएगा भैया, देखिए इसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन 10 रुपये देना 10 रुपये लेना सेम बात, तो इसका मतलब ये हमारे पास डिफरेंशिएशन डी इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एम बी बचेगा, एम बी 0 से b लिमिट तक माइनस का 0 से b लिमिट है, dv तो ऐसे ही रहेगा अभी। अच्छा फिर से वही इसका डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन, तो क्या बचेगा mb बचेगा, ये आया आपके पास। अब जरा b यहाँ पर रखिए वैल्यू, तो mb b स्क्वायर, भाई b की जगह तो b रखेंगे तो यही बचेगा, माइनस b की जगह जब 0 रखोगे तो ये चीज आ जाएगी माइनस का 0 से b mb और dv, इतना टर्म आया आपके पास, ठीक। समझ में आ रही बात। आपको नोट नहीं करना है, आप नोट मत करिएगा रजिस्टर पे, कोई जरूरत नहीं है इसे नोट करने की, आपको सिर्फ देखना है कि हम कैसे कर रहे हैं, कैसे इसका जो है जो फार्मूला कहाँ से ड्राइव होकर आता है, उस फार्मूला में फिर हमें क्वेश्चन करने हैं, सिंपल सी बात है, ठीक। पर बताना जरूरी है इसको। ई के एम बी स्क्वायर माइनस, अब देखिए 0 से b, अब मास के लिए, मास क्या है हमारा वेरिएबल, अब ये पूरी क्वांटिटी हमें v के टर्म में मिल गई है, तो मास हमारा वेरिएबल है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, v पर, तो हम क्या इसकी वैल्यू लिख दें, m नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, v और dv। अब m नॉट तो हमारा रेस्ट मास है, ये कभी बदलने वाला नहीं है, यानी m नॉट नहीं बदलता, रेस्ट मास नहीं बदलता, कौन सा मास बदलता है, जो इसको हम लोग m लिखते हैं वो वाला, ठीक। तो यहाँ एम बी स्क्वायर माइनस ये एम नॉट अब कॉमन आ सकता है ना भैया, 0 से b, ऊपर बचा b डी बी अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये थोड़ा मैथमेटिकल टर्म है, आपको समझने पड़ेंगे। जो बच्चे बायो के हैं, बायो तो कोई होगा नहीं पहली बात, लेकिन जिन्होंने भी स्कूल में बायो हो उनके पास, या थोड़ा बहुत इसको थोड़ा टफ समझ रहे हो, तो कुछ भी टफ वाली बात नहीं है, इसको आप थोड़ा 1-2 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, मैथ वाला बच्चा बहुत आसानी जानता होगा कि हम इसको पुट कर लेते हैं, पुटिंग से इसको सॉल्व करते हैं, है ना। इस वैल्यू को हम कुछ भी मान लें x y z और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। हमने इस वाले पूरे टर्म को अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को x मान दिया, पुट कर दिया, पुटिंग। इसके सॉल्व करने के 10 मेथड हो सकते हैं, हम ये नहीं करेंगे इसी तरीके से सॉल्व होगा, 10 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, पर हमने इस टर्म को x मान लिया, x स्क्वायर मान ले, y मान ले, z मान ले, कुछ भी माने, कैसे भी सॉल्व करें आप, ठीक। इतना हमने कर लिया। अच्छा अब क्या करें, हमें चाहिए dv, तो हम क्या करें, स्क्वायरिंग कर दें, तो क्या ये x स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 1 का डिफरेंशिएट 0, b स्क्वायर का आ जाएगा 2v dv अपॉन सी स्क्वायर, तो है ये तो कांस्टेंट है, इस पे मतलब नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 2x dx, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ठीक। तो v dv की वैल्यू कितनी आ गई, v dv की वैल्यू बताइए, मैं माइनस का x सी स्क्वायर dx, इतना आ जाएगा, माइनस का x सी स्क्वायर dx, v dv की वैल्यू इतनी मिल गई हमें, ठीक। इसको रफ कर देना इधर वाले पार्ट को, देखिएगा। अब हमें v dv की वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई 0। अब लिमिट, अब यहाँ पर ये जो लिमिट चल रही थी ये b के रिस्पेक्ट में थी, पर आपने जब क्वांटिटी बदल दी, x वेरिएबल कर दिया, तो यहाँ पर भी लिमिट x के रिस्पेक्ट में लगेगी। तो एक बार आप b की जगह 0 रखेंगे तब x मिलेगा हमें कितना, 1, यानी लोअर लिमिट कितनी है 1, और अपर लिमिट में v लिखेंगे तो ऊपर की लिमिट यही रहेगी सेम, है ना, x v की जगह v लिखेंगे। तो फिर आपके लिए इक्वेशन कुछ इस तरह, इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको अलग से, 0 से v dv 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो अब लिमिट यहाँ पर जब 0 रखा आपने तो x की वैल्यू लोअर लिमिट मिली 1, और जब v लिखा तो लोअर लिमिट मिली, हायर लिमिट मिली 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक। v dv की वैल्यू मिली है माइनस का x सी स्क्वायर dx, और इसकी वैल्यू तो हमने x मानी थी, x से x उड़ गया, x से x उड़ गया। अच्छा बचा माइनस, माइनस बाहर ले आएंगे, ठीक है ना, माइनस क्या करेंगे भैया, बाहर ले आएंगे। अब हमारे पास माइनस का सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक। अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर dx। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है भैया बताइए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा अब यहाँ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x ही आ जाएगा, x, और लिमिट लगा दीजिए बस, अब कुछ नहीं करना है।
इसको एक बार यहाँ लिखेंगे माइनस का सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का 1। ठीक, समझ रहे हैं बात। अब इस माइनस को अंदर भेज दीजिए तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिल सकती है आपको, यानी सॉल्व करने में इतना आएगा, ये वाला टर्म सॉल्व करने पर इतना आएगा भैया। ठीक, या माइनस लिखा रहने दीजिए, उधर भी माइनस है तो अभी अच्छा हो जाएगा थोड़ा, इसको माइनस लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर ये टर्म, इस टर्म की वैल्यू इतनी आ गई है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इस टर्म की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, क्लियर है बात, यहाँ रखेंगे इस टर्म की, तो इसको हम रफ करते हैं। इस सबको हटा दीजिए, याद रखने के लिए ई के लिखते हैं यहाँ पे। हमारा ई के क्या मिलेगा हमें, एम बी स्क्वायर तो वैसे वैसे ही लिखेंगे, माइनस का एम नॉट वैसे लिखेंगे। इस पूरे को हमने सॉल्व करा है और उसकी वैल्यू कितनी आई है, माइनस का सी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस का 1, इतनी वैल्यू हमें मिली है। ठीक, अब इन सबका कोई काम नहीं है, सबको रफ कर देंगे तब भी कोई बुराई नहीं है। ठीक भैया, अच्छा अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए एम बी स्क्वायर माइनस, इसको सब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर प्लस का 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और जी बचेगा इसकी और इसकी करेंगे तो प्लस का एम नॉट। यहां तक कोई डाउट, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? ये सी स्क्वायर दोनों के साथ होगा है ना, सी स्क्वायर दोनों के साथ था, ये ऐसे ब्रैकेट लगा था, ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक, दोनों के साथ था सी स्क्वायर। अच्छा अब ये चीज मिल गई हमें, अब बताइए क्या करें। अब m की वैल्यू भी तो अभी लिखना रखना बाकी है, तो m की वैल्यू इतनी रख देते हैं। m की वैल्यू इतनी होती है, रख दी भैया हमने, क्लियर। m नॉट सी स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे साइड में। अब m नॉट कॉमन है, कॉमन ले लीजिए और एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों टर्म में एलसीएम लेंगे तो इतना आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको डिवाइड किया तो 1 से मल्टीप्लाई करने बी प्लस का सी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई की तो क्या हुआ, स्क्वायरिंग और हट जाएगी, मतलब अंडर रूट हट जाएगा। ठीक, प्लस का एम नॉट सी स्क्वायर, इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करो तो सी से सी कैंसिल, इतना आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस का एम नॉट सी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तब क्या बचा देखिए यहाँ पर देखिए ई के, यानी अभी काइनेटिक एनर्जी के साथ ही डील कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई है एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस का एम नॉट सी स्क्वायर, इतनी हमारे पास आ गई। ठीक, ये क्या चीज आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। एक बात और, यहाँ पर देखिए ये माइनस लगा था, ये साइन ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो अब इसकी हम मल्टीप्लाई जब एम नॉट की करेंगे तो प्लस आ जाएगा, इसकी जब हम यहाँ से करने जाएंगे मल्टीप्लाई, भाई ये टर्म जो सी स्क्वायर है ये नेगेटिव में था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा भैया, है ना भाई। 1 2 3 माइनस हो रहे हैं ना, तो प्लस माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस। समझ रहे हैं बात को, यहाँ थोड़ी गलती क्या थी, देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई की माइनस माइनस प्लस हो गया, लिख दिया प्लस प्लस। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई की प्लस, और फिर इसके साथ माइनस भी तो है, माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टर्म आएगा। ठीक, इसको माइनस लिखेंगे। ये एम नॉट और ये अंडर रूट में क्या क्या होता है, एम, इसको क्या लिखते हैं, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई है एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए रात के 2 बजे भी। ठीक, इस फार्मूले के लिए हमने इतनी मेहनत की है। ई के कितना निकल के आया है, ब्रैकेट में एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई रिलेटिविस्टिक मोशन में। जब कोई पार्टिकल बी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, कितनी लिखेंगे, ई के इक्वल टू कितनी हो जाएगी, एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, इसको याद रखना है आपको। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी निकाली है, ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हम लोगों को फाइंड करनी पड़ेगी। देखिए टोटल एनर्जी कैसी निकलेगी, टोटल एनर्जी ई कितनी होती भैया बताइए, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी,
अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? स्पेसिफिक पोजीशन, स्पेसिफिक हाइट, mgh। यहाँ हाइट की तो कोई बात ही नहीं है। वैक्यूम में किसके कंपेयर में देखेंगे कि ये इतना हाइट है? अभी तो हम यहाँ अर्थ पे कह देते हैं कि अर्थ की सरफेस से 10 किलोमीटर है वो। वैक्यूम में क्या कहोगे किससे 10 किलोमीटर है वो? तो वहाँ mgh नहीं होती है, वहां पर रेस्ट मास एनर्जी काम करती है m0c²। ठीक, तो E कितना आ जाएगा? E कितना है आपका? m माइनस m0c², और रेस्ट मास एनर्जी होती है m0c²। क्लियर है? जरा हम इसको ओपन करते हैं, ये इससे कैंसिल, यानी आपकी टोटल एनर्जी आ गई mc²। यही फार्मूला है न्यूटन आइंस्टीन का, हम लोग सब लोग जानते हैं, E इक्वल टू mc²। इसे बहुत ज्यादा लोग समझते हैं इक्वल टू mc²। ये आता कहाँ से? यहाँ से आता है। इतना सब कुछ इसमें करना पड़ता है, और ये भी इसका एक्चुअल डेरिवेशन नहीं है जो आइंस्टीन ने किया वो हमने आपको करके दिखा दिया ना। ये जो शॉर्टेस्ट वे है इसको सॉल्व करने का, इसको प्रूव करने का, वो आपको दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है ना? तो ये यहाँ पर जो m है इसको हम लोग और अगर खोलेंगे तो ये इस तरीके से होता है। इसका फार्मूला और खोल दें, ये है ना, ये है आपकी एनर्जी, टोटल एनर्जी, और दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, है ना। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी। ठीक, अच्छा ये किसके लिए है? फॉर रिलेटिविस्टिक, फॉर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। अगर हम रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं, रिलेटिविटी की पढ़ाई कर रहे हैं और तेज मूव कर रहे हैं, तब ये वैलिड होंगे दोनों फार्मूले, अन्यथा नहीं होंगे, अदरवाइज ये चीज काम नहीं करेगी। अच्छा, अब हम बात कर लें क्या होता अगर नॉन रिलेटिविस्टिक केस की बात करते। क्या होता अगर नॉन रिलेटिविस्टिक केस की बात करते हैं, यानी फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक, तब क्या होता बताइए हमें। हम लोग जानते हैं हमारी तो एनर्जी हमें हाफ mv² चाहिए। अगर वो चीज भी इससे प्रूव हो जा रही है तो हम समझ लेंगे कि जो चीज हमने पढ़ी, जो चीज हमने मेथड ड्राइव किया वो सही है। ठीक, अभी तो आप फार्मूला ही याद रखेंगे। तो अगर नॉन रिलेटिविस्टिक केस होता तो v/c² क्या होता? लेस देन 1 होता, है ना। v बहुत, भाई रिलेटिविस्टिक केस है तो v बहुत छोटा है, 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो ये क्वांटिटी बहुत छोटी होती, तो इसका स्क्वायर क्या होता? मच 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 लेसर देन 1 होता, है ना। जब ऐसी बात हो जाती, बोलिए, तब E के जरा निकाल लें, m माइनस m0c²। अभी हम लोगों ने ये फार्मूला पता करा, ये पता करा, बोलिए भैया। इसको पार्टीशन को बता देते हैं, ये फार्मूला पता करा, जरा m की वैल्यू रखिए, m0 √1 माइनस v²/c² माइनस का m0c²। m0 क्या कॉमन ले लें तो m0c² बाहर आ गया, बचा कितना? इतना। √ को 1 की पावर भाई हाफ भी तो लिख सकते हैं, और ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगी क्वांटिटी माइनस की हाफ, -1। ठीक, अब आपको पता है बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ी होगी। क्या होती बाइनोमियल थ्योरम? 1 + x की पावर n, यहाँ पर x बहुत छोटा होना चाहिए इससे, 1 से, तब क्या होता है? इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + nx + n(n-1) x² फैक्टोरियल 2 प्लस ऐसे सो ऑन चलती रहती है इक्वेशन, दिस कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। तो ये टर्म बहुत छोटा है हमारा x वाला, तो x² तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो ये टर्म एक ही क्वांटिटी तक लिखे हैं। अगर इसको हम ऐसे सॉल्व करें यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तब ये जो E है ये कितना आएगा? m0c² 1, और ये देखिए ये पावर पूरी आ जाती है, n पूरा आ जाएगा यहाँ, तो n माइनस का 1/2 है, तो माइनस पहले से हो, माइनस का एक और आया 1/2, तो ये क्वांटिटी इतनी हो गई c²। और आगे के टर्म हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि x² तो और छोटा हो जाएगा, है ना। और बाकी ऐसे ही हम माइनस का 1 है, बाकी टर्म ने नेग्लेक्ट कर दिए, माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, m0c² मल्टीप्लाई में आएगा v²/2c², c² से c² कैंसिल, तो E के कितना आ गया देखिए, हाफ m0v²। और हम लोग जो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में पढ़ते हैं, जो डेली लाइफ में पढ़ते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी इतनी तो होती है, हाफ mv²। तो जहाँ हम लोग जो m पढ़ते थे वो m हमारा m ना होके m0 है यहाँ पर, क्योंकि वो रेस्ट मास है ना। अब मास हमारा वेरिएबल हो गया तो उसको हम m0 कहते हैं। यही तो हमारे लोग पढ़ते हैं, भाई 10 किलोमीटर पर से चल रहे थे, 10 किलो मास था, हमारी काइनेटिक एनर्जी इतनी आ जाएगी इस फार्मूले से। तो यानी ये चीज भी इससे ड्राइव हो गई। कहने का मतलब ये है कि ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है, ये इसका क्या है,
अगर इससे ये चीज हम प्रूव कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये फार्मूला ठीक है। रिलेटिविस्टिक केस में काइनेटिक एनर्जी इतनी आपको याद होनी चाहिए। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, मास एनर्जी रिलेशन पढ़ लिया है। ठीक, मास एनर्जी रिलेशन में हम लोगों ने क्या चीज देखी, एक तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये आया और टोटल एनर्जी का फार्मूला mc² आया, ये आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, इसी को कहते हैं मास एनर्जी रिलेशन। तो यहाँ तक रखते हैं आज। ठीक, आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। आगे वाले लेक्चर्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स।